ADRC स्टार्ट से करवा देते हैं। इसको ना साथ साथ करें। देखें अभी थ्योरी आगे भी है, सेल्स टैक्स में भी है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं। तो ये ना हो कि आपसे थ्योरी फिर हैंडल ना हो सके, ठीक है। इसको ये इजी मार्क्स हैं पेपर में, अगर आपकी थ्योरेटिकल प्रोविएंस स्ट्रांग है, ये इजी मार्क्स हैं। रिलेटिवली आसान होती है, मुश्किल नहीं होती, ठीक है। आपने समझा हो और उसको बार बार पढ़ा हो, याद करने वाली बातें आपको याद हो, और जब आप लिखें तो आप इस वर्डिंग में लिखेंगे जो आपकी बुक की वर्डिंग है। ये लॉ के बहुत क्लोज है, ठीक है। तो आपके इसमें अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ADRC ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हमने पढ़ा था कि एक चैनल आपके पास ऑर्डर पास होने के बाद, कमिश्नर के ऑर्डर पास होने के बाद अपील्स का है। आप अपील्स में चले जाएं, एक कोर्ट में जाएं, उसने आपकी बात नहीं मानी, अब दूसरे में चले जाएं, उसने नहीं मानी, तीसरे में चले जाएं। कमिश्नर अपील, एपेलेट ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। अब अगर आप कोर्ट्स में नहीं जाना चाहते और आप चाहते हैं कि कोर्ट्स में जाए बगैर ही आपका मसला रिजॉल्व हो जाए, एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन आपको लॉ ने प्रोवाइड किया है। ऑल्टरनेट, टैक्स पेयर और कमिश्नर के दरमियान एक डिस्प्यूट आ गया, उसको कोर्ट्स रिजॉल्व करती हैं, लेकिन एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन जो लॉ ने टैक्स पेयर को प्रोवाइड किया है, वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक कमेटी है जिसका नाम ही हमने ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी रख दिया है, इसीलिए इसका ये नाम है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जहां पे भी ये वर्ड्स आ जाएं, नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, तो इसके बाद जो भी बात आती है वो बाकी पूरे ऑर्डिनेंस को ओवरराइड करती है। अगर किसी ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस की कोई और प्रोविजन कोई और बात करे, कोई डिफरेंट बात करे, और अब इन वर्ड्स के बाद जो लिखा हुआ है वो कुछ और कहें, तो जो ये लिखा होगा इस टर्मिनोलॉजी के बाद वो फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अगर एक ऐसा सिनेरियो आए जहां पे कोई दूसरी प्रोविजंस भी रेलिवेंट हो जाए लॉ की, तो उस सिनेरियो में ये वाली प्रोविजंस उसको ओवरराइड करेंगी। उसने कहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, और अक्सर जगहों पे कभी कभार आता है नॉट विद स्टैंडिंग एनी प्रोविजंस कंटेन्ड इन एनी लॉ इन फोर्स। जब इसने टैक्स लगाना होता है ना इनकम टैक्स में या किसी भी टैक्स के लॉ ने, तो वह ऐसी वर्डिंग भी डालता है नॉट विद स्टैंडिंग एनी प्रोविजंस इन एनी लॉ इन फोर्स। अब इसका मतलब ये है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अलावा कोई भी लॉ आप उठा लें, और अगर किसी भी लॉ में कोई भी ऐसी बात की है कि जी इस बंदे ने टैक्स नहीं देना या ऐसे नहीं करना, वो नहीं माना जाएगा अनलेस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खुद उसको रिलीफ दे। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था, लॉ की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एक पूरा सब्जेक्ट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। लोग इसमें बाहर से PhD करके आते हैं, लॉ की इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, ये उससे रिलेटेड बातें हैं। अच्छा जी, तो नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस और रूल्स मेड देयर अंडर, एग्रीव्ड पर्सन, अगर उसका एग्रीव्ड पर्सन कौन है, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया, उसका डिस्प्यूट किसी कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग है, ठीक है। एपेलेट अथॉरिटी क्या है, ये भी कोर्ट ऑफ लॉ है। एपेलेट फॉरम्स जैसे एपेलेट ट्राइब्यूनल, कमिश्नर अपील्स,
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। डिस्प्यूट इज पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ और एन एपेलेट अथॉरिटी पर्टेनिंग टू, डिस्प्यूट किससे रिलेट करता है जी? टैक्स लायबिलिटी से, कि जी वो उसने टैक्स लायबिलिटी बढ़ा दी है या रिफंड कम कर दिए, ठीक है, या डिफॉल्ट चार्ज और पेनल्टी लगा दी है जिसको वो टैक्स पेयर चाहता है कि वेव करवा ले, द एक्सटेंट ऑफ वेवर ऑफ डिफॉल्ट चार्ज एंड पेनल्टी। पूरी तरह उसको वेवर भी नहीं मिला, कोर्ट में जो किया है, किसी एक कोर्ट में गया है और अब किसी और कोर्ट में उसकी अपील पेंडिंग है, देयर कैन बी एनी सिचुएशन, ठीक है, एनी अदर स्पेसिफिक रिलीफ रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट may apply to the board for appointment of a committee for the resolution of any hardship। देखें उसका प्रोसीजर क्या है कि टैक्स पेयर ने बोर्ड को अप्लाई करना है, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अप्लाई करना है कि यार मेरा ये डिस्प्यूट है, इसको मैं रिजॉल्व करवाना चाहता हूँ। तो आपने लॉ में प्रोविजंस रखवाई हुई हैं एडीआरसी की, इन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए ये एक एप्लीकेशन फाइल करेगा जो रूल्स में उसने दी हुई है, वो एप्लीकेशन का एक फॉर्म है, उसको फिल करेगा और बोर्ड को दे देगा कि भाई मेरा ये केस डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसने ऑलरेडी अपील भी फाइल की हुई है और इसका केस किसी कोर्ट में इज अंडर लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या है? जब केस कोर्ट में होता है तो कहा जाता है द केस इज अंडर लिटिगेशन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और एपेलेट अथॉरिटी, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किन सिनेरियोज में एडीआरसी की एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती, या अगर कोई फाइल कर दे तो बोर्ड वो कमेटी अपॉइंट नहीं करेगा, वो ये सिनेरियोज हैं, यहां से शुरू होते हैं। एक्सेप्ट वेयर नंबर 1 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, और नंबर 2 वेयर interpretation of question of law having effect on identical cases is involved, having effect on other cases। पहली बात क्या है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड। मैं कुछ अर्सा पहले केस लॉ पढ़ा था, केस लॉ कोर्ट्स की जजमेंट्स होती हैं ना, पब्लिश भी होती हैं, और आप कल को जब प्रैक्टिस में आएंगे तो अपनी आदत बनाएं कि आप केस लॉस पढ़ें, उसी से आपकी लर्निंग होती है। उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी और टैक्स कंसल्टेंट के अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी। केस ये था कि टैक्स कंसल्टेंट ने टैक्स पेयर को जानबूझ के फ्रॉड करवाया है, ठीक है, और उसके ऊपर अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी कि इसको सजा होगी, जेल में बंद हो गया था बेचारा कंसल्टेंट। फैसलाबाद का केस था। तो बहरहाल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड, अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं, कोई क्राइम इस्टेब्लिश हो गया है, उस केस में एडीआरसी की तरफ आप नहीं जा सकते। एडीआरसी जेन्युइन डिस्प्यूट्स के लिए, ठीक है, सेल्फ क्रिएटेड डिस्प्यूट्स के लिए नहीं है जिसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आ जाती हैं, या जहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है। जैसे मैंने आपको बताया हम हाई कोर्ट में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ पे जाते हैं। वो किस तरह की सिचुएशन है कि एक ही क्वेश्चन ऑफ लॉ है और बहुत से टैक्स पेयर्स को वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वही सिनेरियो फेस कर रहे हैं वो। हो सकता है कि वो सारे टैक्स पेयर्स इकट्ठे होकर हाई कोर्ट में चले जाएं। हाई कोर्ट में रिट भी फाइल होती है, रिट पिटीशन कहा जाता है उसको। रिट पिटीशन टैक्स पेयर्स इकट्ठे होकर हाई कोर्ट में फाइल कर देते हैं, या नहीं गए हाई कोर्ट में, कमिश्नर अपील्स पे हैं, ट्राइब्यूनल में है, लेकिन इशू सेम है। तो अब ये इशू क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ ने सेटल करना है और कोर्ट ने एक केस में सेटल करना है, तो वो सब केसेस में ऑटोमेटिकली सेटल हो जाना है, ठीक है। अब इसमें से कोई लोग निकल के कहें हम एडीआरसी बना लें, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट की जजमेंट आनी ही आनी है, इशू सेम है ना सबके लिए। तो वो इशू, उस इशू पे जब कोर्ट की जजमेंट आनी ही आनी है, वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल होगी। एडीआरसी इसलिए नहीं बनेगी कि हो सकता है एडीआरसी कुछ और कह दे और कोर्ट कुछ और कह दे एक ही इशू के ऊपर।
तो लॉ ने कहा कि कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यहाँ ADRC नहीं बनेगी। अब क्या हुआ जी, टैक्स पेयर ने बोर्ड को एप्लीकेशन लिखी कि एक कमेटी अपॉइंट कर दें। बोर्ड ने 60 डेज में उस एप्लीकेशन रिसीव करने के एक कमेटी अपॉइंट कर देनी है। कमेटी में कौन होगा जी? चीफ कमिश्नर होगा और 2 बंदे और होंगे फ्रॉम अ पैनल नोटिफाइड बाय द बोर्ड। वो 2 किन लोगों में से हो सकते हैं? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स हैविंग मिनिमम 10 years experience in the field of taxation and reputable businessman। इनमें से 2 बंदे होंगे। ठीक है, अच्छा जी। एक दफा इस कमेटी की अपॉइंटमेंट जब हो जाएगी, बोर्ड अपॉइंट कर देगा 60 डेज के टाइम में। ठीक है, 60 डेज के टाइम में आप यहाँ लिख लिया करेंगे जी अपॉइंटमेंट, ऐसे अपनी बुक पे नोट्स बना लिया कर। अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी भी लिख सकते हैं या खाली अपॉइंटमेंट 60 डेज, ताकि कल को आप यही पढ़े आपको याद होता जाए कि जी हाँ 60 डेज की अपॉइंटमेंट है, 60 डेज में अपॉइंटमेंट होनी है। ठीक है, अच्छा, जैसी अपॉइंटमेंट होगी बोर्ड ने कम्युनिकेट कर देना है इस अपॉइंटमेंट को उस कोर्ट को जिसमें केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, ताकि कोर्ट को भी पता चल जाए कि भाई ये वाला केस ADRC में भी चला गया है। ठीक है, कमेटी जैसे अपॉइंट हुई, जिस तरह कमिश्नर अपील्स और ट्राइब्यूनल में आपने पढ़ा कि वो इंक्वायरीज कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, इसी तरह कमेटी के पास भी पावर्स हैं और वो किसी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू को भी कह सकते हैं कि OIR को कि तुम एक ऑडिट करो, डॉक्यूमेंट्स चेक करो, टैक्स पेयर क्या कह रहा है, दोबारा देखो चीजें। उसने ऑर्डर तो पास किया हुआ है। या वो किसी और ऑफिसर को कह सकते हैं जिसने ऑर्डर पास नहीं किया था, थर्ड पर्सन था वो। ठीक है, तो ये सारी इंक्वायरी करने के बाद, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के बाद, ऑडिट करवाने के बाद 120 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कमेटी, 120 डेज में उसने डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है और ऑर्डर पास कर देना है। ठीक है, जिस तरह आप कमिश्नर अपील्स पे देखते थे 60 डेज तक का स्टे मिल जाता है, ट्राइब्यूनल में आपने देखा 180 डेज तक का स्टे मिल जाता है, इसी तरह हाई कोर्ट में आपने देखा 6 मंथ्स तक का स्टे मिल जाता है। इसी तरह कमेटी भी स्टे दे सकती है, कितने टाइम का? 120 डेज इन एग्रीगेट। ठीक है, और टिल डिसीजन ऑफ कमेटी। ये स्टे तब तक होता है जब तक केस पेंडिंग होता है। जब केस डिसाइड हो जाता है, बेशक वो कमिश्नर अपील है, ट्राइब्यूनल है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जब केस डिसाइड हो जाता है तो जैसे डिसाइड होता है वैसे चलना पड़ता है। अगर वो टैक्स पेयर की फेवर में हो गया तो फिर उसका समझे कि रिकवरी हो ही नहीं सकती, अब उसको स्टे की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो टैक्स पेयर के अगेंस्ट हो गया तो फिर वो अपने से बड़े फॉरम से उसको स्टे लेना पड़ेगा जाके और अपील फाइल करनी पड़ेगी, वरना रिकवरी टैक्स की हो सकती है। ठीक है, तो 120 डेज मैक्सिमम टाइम है इन एग्रीगेट और टिल द डिसीजन ऑफ कमेटी। अगर इससे पहले डिसीजन आ गया तो फिर जो डिसीजन है उसको फॉलो किया जाएगा। और इट्स डेसोल्यूशन, या कमेटी ही डिसॉल्व हो गई, जो भी काम पहले हो गया तब तक स्टे मिलेगा। ठीक है, डिसीजन कमेटी का जो है वो बाइंडिंग है कमिश्नर पे, उसी तरह जैसे कोई अपील में से डिसीजन आता है, कोर्ट का डिसीजन आता है, जैसे बाइंडिंग होता है वैसे ही बाइंडिंग है कमिश्नर पे। लेकिन वो कब बाइंडिंग होगा? जब टैक्स पेयर यानी एग्रीव्ड पर्सन, ये देखें छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ ये सेक्शन वर्ड यूज कर रहा है बार बार, एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन। हम समझने के लिए उसको टैक्स पेयर कह रहे हैं। अब जब आपको अगर पेपर में इस पे क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने टैक्स पेयर नहीं लिख देना जाके, लॉ की वर्डिंग यूज करनी है। उसने एग्रीव्ड पर्सन कहा है, हो सकता है एग्जामिनर ने आधा नंबर इस चीज का रखा हो कि ये एग्रीव्ड पर्सन को एग्रीव्ड पर्सन कहता है या ये उसको कुछ और कह देता है। ठीक है, वर्डिंग फॉलो करनी है, की वर्ड्स हैं ये आपके। तो एग्रीव्ड पर्सन यानी कि टैक्स पेयर
अगर उस डिसीजन से सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, अपनी अपील जो उसने फाइल की हुई है कोर्ट ऑफ लॉ में उसको विड्रॉ कर लेगा। लेटर लिखेगा कोर्ट को कि जी मैं अपनी इस अपील को विड्रॉ करना चाहता हूँ। कोर्ट उस अपील को विड्रॉ कर देगी, अपील खत्म। ठीक है। और विड्रॉ करवा के कोर्ट से अपने केस को विड्रॉल का नोटिस कमिश्नर को देगा। ठीक है। अगर ये काम वो नहीं करता, कितने टाइम में, 60 डेज में। फिर 60 डेज आ गए, 2 दफा इस सेक्शन में 60 डेज आ गए, याद रखने आसान है। अगर ये काम नहीं करता 60 डेज में, तो फिर कमिश्नर के ऊपर उस कमेटी का डिसीजन बाइंडिंग नहीं है। फिर कमिश्नर बेशक उसके डिसीजन को इग्नोर कर दे, ना फॉलो करे। समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। हमने पढ़ा अभी कि कमेटी ने डिसाइड करना है केस 120 डेज में, और अगर नहीं करती इसका मतलब वो कमेटी काम नहीं कर रही, टाइम वेस्ट कर रही है। तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड इस कमेटी को डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा। डिसॉल्व द कमेटी बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और appellate authority where the dispute is pending। अपील तो फाइल की हुई है ना टैक्स पेयर ने, तो फिर जो कोर्ट डिसीजन देगी वहां से डिसाइड होगा। ठीक है। और अगर बोर्ड इस कमेटी को डिसॉल्व कर देता है तो वो दोबारा कोर्ट ऑफ लॉ को नोटिस करेगा कि भाई मैंने कमेटी डिसॉल्व कर दी है। तो फिर यानी केस जो उसने वहां फाइल किया हुआ है वो कंटिन्यू होना चाहिए। ठीक है। 120 दिन में उसने ऑर्डर देना था, उसने नहीं दिया कमेटी ने। अगर ऑर्डर 120 दिन में नहीं आया तो बोर्ड उसको डिसॉल्व कर देगा और फिर कोर्ट उस इशू को डिसाइड करेगी। और बोर्ड कोर्ट को इंटीमेट कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा कि ये मैंने डिसॉल्व कर दी है, इन राइटिंग। ठीक है। सर ये एडीआर की हायरार्की क्या है? मींस के डायरेक्टली एडीआर के बाद जा सकते हैं या कमिश्नर अपील्स के बाद, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के बाद, हाई कोर्ट के बाद जा सकते हैं? नहीं, एडीआरसी जो है ये एक सेपरेट फॉरम है और आप अपील फाइल करते हैं और फिर एडीआरसी में जाते हैं। ठीक है। यानी कि पहले कमिश्नर अपील्स पे या हाँ जो देखें, अपीलेट वो ट्रिब्यूनल है जाना ही वहां पे तब फाइल पड़ता है। करने के बाद? हाँ, आपको पहले उधर जाना पड़ेगा, कमिश्नर अपील पे अपील फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है। और अब आपको लगता है कि यार ये कमिश्नर अपील इस तरह का बंदा है, इसने तो मेरे खिलाफ ही कर देना है। जी कुछ हियरिंग्स भी हुई हैं, आपको आइडिया हो गया कि यार ये केस मेरे अगेंस्ट ही जा रहा है, मेरी फेवर में नहीं जा रहा। तो अब आप चाहें तो एडीआरसी की एप्लीकेशन बोर्ड को लिखेंगे। हायरार्की इसकी क्या है, हायरार्की है ये डायरेक्ट बोर्ड के नीचे आती है, क्योंकि बोर्ड इसको अपॉइंट करता है। किस कौन होता है इसमें, चीफ कमिश्नर। ठीक है। और 2 बंदे प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। तो यानी प्राइवेट कि सेक्टर के एडीआरसी में बंदे, हाँ जी, एडीआरसी में जाने के लिए कमिश्नर अपील्स के पास हमारी एप्लीकेशन होना लाजमी है या उसके ऊपर वाली हायरार्की में? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ये एप्लीकेबल ही तब होगी जब आपने अपील फाइल की होगी, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। क्योंकि सेक्शन शुरू में ही आपको क्या कहता है, इन कनेक्शन विद एनी डिस्प्यूट पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये वर्डिंग आप देखें। कोर्ट इज, ये डिस्प्यूट था पेंडिंग बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ और एन एपेलेट अथॉरिटी। ठीक है। जी अच्छा जी, अब जब डिसॉल्व हो गई है कमेटी,
तो एग्रीव्ड पर्सन ने भी एक नोटिस करना है, डिसोल्यूशन का बोर्ड ने भी करना है और एग्रीव्ड पर्सन ने भी करना है किसको, कोर्ट ऑफ लॉ को, कि भाई कमेटी डिसॉल्व हो गई है, अब आप केस आगे कंटिन्यू करें। ठीक है। अच्छा, अगर कमेटी एक ऑर्डर पास कर देती है, और अभी हम देखते हैं कि ऑर्डर का प्रोसीजर क्या है। कमेटी ऑर्डर पास नहीं करती, रिकमेंडेशंस देती है बोर्ड को। ठीक है, कमेटी बोर्ड को रिकमेंडेशंस देती है। अब 120 दिन के अंदर, उसी को ऑर्डर समझ लें आप, जो पीछे हमने पढ़ा है कि ऑर्डर पास कर देती है, वो रिकमेंडेशंस होती हैं, वो बोर्ड को चली जाती हैं और बोर्ड उसकी बेस के ऊपर फाइनल ऑर्डर पास कर देता है। अगर ये काम हो जाता है, यानी कमेटी डिसॉल्व नहीं होती और उसमें कमेटी डिसाइड करती है कि भाई इतना टैक्स इसने पे करना है, तो टैक्स पेयर चाहे तो उस टैक्स की पेमेंट कर दे और अपने केस को क्लोज करवा ले। ठीक है, टैक्स पेयर चाहे तो उसकी पेमेंट कर दे और अपने केस को क्लोज करवा ले। और अगर टैक्स पेयर उसके डिसीजन को पसंद नहीं करता एडीआरसी के, तो फिर बेशक अब टैक्स पे ना कराए और अपील के अंदर जो केस चल रहा है उसको चलाता रहे। ठीक है, क्योंकि एडीआरसी का डिसीजन कमिश्नर पे बाइंडिंग कब होगा, जब उसने अपनी अपील विड्रॉ करा ली होगी। और अगर टैक्स पेयर अपील विड्रॉ ही नहीं कराएगा तो कोर्ट में केस चलेगा, फिर एडीआरसी का डिसीजन खत्म। तो टैक्स पेयर तो इसलिए आया था ना एडीआरसी के पास कि कोई इसकी फेवर में एक डिसीजन आ जाएगा। अगर उसकी फेवर में एडीआरसी भी डिसाइड नहीं करती, वो कहता है ठीक है नहीं करती, तो मैं फिर कमिश्नर अपील से अपना केस करवा लेता हूँ, मैं ऊपर देख लूंगा, ट्रिब्यूनल में चला जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट में चला जाऊंगा। ठीक है, तो अगर टैक्स पेयर ने डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर उसमें जो टैक्स उस पर लगा है वो उसको पे करवाना पड़ेगा। ठीक है, एज डिसाइडेड बाय द कमेटी। और अगर उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है तो फिर वो इसको अपने केस को कोर्ट में कंटिन्यू करता रहे, फिर जैसे कोर्ट डिसीजन देंगी वैसे उसको टैक्स पे करवाना पड़ेगा, या ऊपर वाली कोर्ट में अपील में चला जाएगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा। कोर्ट्स का सारा प्रोसीजर तो आपको बड़ी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा जी, जो बंदे इस कमेटी में अपॉइंट होंगे अदर देन जो चीफ कमिश्नर है, वो तो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, उनको रिम्यूनरेशन भी दी जाएगी उनकी सर्विसेज की। जाहिर बात है, इतनी सारी हियरिंग्स होंगी, कोई सीए अपॉइंट हो जाता है, कोई बिजनेसमैन अपॉइंट होता है, उसका टाइम लगता है, तो फिर गवर्नमेंट उनको रिम्यूनरेट भी करेगी। और बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा कि किसकी कितनी रिम्यूनरेशन है इस कमेटी में। अच्छा जी, आपको पता है हमने डिस्कस किया हुआ है, एक होती है, एक है सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, और फिर उसके नीचे रूल्स हैं। सेक्शन डिफाइन करता है स्कोप को, मेन प्रोविजंस को, और रूल्स फिर प्रोसीजरल मैटर्स इलेबोरेट करते हैं कि भाई प्रोसीजरली ये काम कैसे होना चाहिए। तो सेक्शन ये कहता है कि जी बोर्ड के पास पावर्स हैं कि वो रूल्स बना सकता है, जैसे यहाँ पे इसने लिखा हुआ, और यहाँ पे उसने आपको साथ में रूल्स भी दे दिए। तो रूल 231C है इनकम टैक्स रूल्स 2002, ऑर्डिनेंस है 2001 का, रूल्स है इनकम टैक्स रूल्स 2002। ये प्रोसीजर बताते हैं, रूल्स आर मोस्टली अबाउट प्रोसीजर्स, ये काम अब कैसे करना है। सेक्शन कहेगा ये काम करना है, रूल कहेगा ये काम आपने करना है बिलो स्टेप्स फॉलो करके 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा जी, अब प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ एडीआरसी। ठीक है, ये कहता है जी रूल हर किस्म के डिस्प्यूट पे अप्लाई होगा, अंडरस्टूड है। अब आपने प्रोसीजर की बात करनी है कि स्टेप्स क्या फॉलो होंगे। तो हम अगर दोबारा जीरो पे चले जाएं, तो हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि अगर टैक्स पेयर ने एडीआरसी में अपना केस लेके जाना है तो वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, रिटर्न एप्लीकेशन उसने लिख दिया। मैंने आपको अभी बताया था कि एक फॉर्म है जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करेगा और बोर्ड को दे देगा।
बोर्ड उस एप्लीकेशन के कंटेंट्स को एनालाइज करेगा, जो एप्लीकेशन में लिखा हुआ है उसको एनालाइज करेगा, एग्जामिन करेगा, ठीक है। और अगर बोर्ड सेटिस्फाइड होगा तो वो केस को रेफर कर देगा एक कमेटी को फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द हार्डशिप और डिस्प्यूट। वर्ड्स हमें आने चाहिए, केस को रिजॉल्व करने के लिए, फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द हार्डशिप और डिस्प्यूट। और जो कमेटी होगी वो बोर्ड ही ने बनानी है। उसमें कौन लोग होंगे, जैसे हमने भी पढ़ा था कि वो एक चीफ कमिश्नर होगा। आगे उसने एलेबोरेट कर दिया लार्ज टैक्स पेयर यूनिट। ये डिफरेंट यूनिट्स के अंदर ना टैक्स पेयर्स की कैटेगरीज बना के डिफरेंट यूनिट्स में एफबीआर ने अपने ऑफिस को ब्रेक डाउन किया हुआ है। बड़े बड़े टैक्स पेयर्स लार्ज टैक्स पेयर यूनिट में है, जैसे पेप्सी, नेस्ले और भी बेशुमार टैक्स पेयर्स। फिर एक मीडियम टैक्स पेयर यूनिट है, ठीक है। उसके नीचे फिर एक रीजनल टैक्स पेयर यूनिट है या कॉर्पोरेट टैक्स पेयर यूनिट अलग है। तो चीफ कमिश्नर होगा इनका, या कोई कमिश्नर, एनी अदर कमिश्नर ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ कमिश्नर ऑफ द इनलैंड रेवेन्यू नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड। यानी फुल कमिश्नर तक का बंदा हो सकता है, उससे नीचे वाले रैंक यानी एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये लोग नहीं हो सकते, ठीक है। या चीफ कमिश्नर होगा या कमिश्नर होगा। सीए कौन सा होगा, जो फेलो ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको 10 साल हो गए हैं आई कैप का मेंबर बने हुए, ठीक है। इसी तरह फेलो ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या हाई कोर्ट का एडवोकेट होगा, ठीक है। और इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, जो सीए क्वालिफाइड नहीं है लेकिन वो टैक्स की प्रैक्टिस करता है, आईटीपी कहते हैं इसको, आईटीपी, ठीक है। तो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी हो सकता है। रिप्यूटेबल टैक्स पेयर, मशहूर है जी ये टैक्स पेयर, बड़ा रिप्यूटेबल है और जितना टैक्स इसका बनता है गवर्नमेंट को देता है। तो वो भी इसमें आ सकता है। बोर्ड ने इस कमेटी के एक मेंबर को चेयरमैन भी अपॉइंट करना है, ठीक है। अब ये जो रिटन एप्लीकेशन थी जो हमने ऊपर डिस्कस की कि एप्लीकेशन फाइल करेगा टैक्स पेयर सबसे पहले बोर्ड को, वो कितने टाइम में बोर्ड ने कमेटी बनानी थी, हमने भी पढ़ा था पीछे, 60 डेज। अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी शैल बी मेड इन 60 डेज, ठीक है। अच्छा जी, अब 60 डेज में कमेटी बन गई और वो जो एप्लीकेशन टैक्स पेयर ने फाइल की हुई थी बोर्ड को कमेटी बनाने की, उसमें सारी डिस्क्रिप्शन थी केस की, वो सारी की सारी उठा के बोर्ड ने कमेटी को दे दी। और कमेटी ने क्या करना है, उस एप्लीकेशन को फाइल्ड अंडर दिस रूल may be disposed of by the committee within 30 days of its constitution, may be disposed of within 30 days of its constitution, ठीक है। हाँ, वही मैं देखना चाह रहा था, आगे ही लिखा हुआ उसने कि ये टाइम जो है, अगर कमेटी का चेयरमैन चाहे तो उसको एक्सटेंड करवा सकता है, ठीक है। तो ये 30 डेज जो है ये उस पर कंपल्सरी नहीं है। हमने पढ़ा था मैक्सिमम 120 डेज में उसने अपने केस को डिसाइड करना है। कमेटी अगर 120 डेज में, यहाँ पे हमने पढ़ा है, केस को क्लोज नहीं करती तो कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी, हमने ये भी पढ़ा है यहाँ पे। तो कमेटी को एनकरेज किया जा रहा है कि भाई तुमने केस डिसाइड करना है 30 डेज में, लेकिन अगर उसको ज्यादा टाइम चाहिए तो फिर कमेटी बोर्ड से टाइम एक्सटेंड करवा सकती है और बोर्ड उसको टाइम अलाउ कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम 120 डेज में कमेटी ने केस को डिसाइड कर देना है। अब जो कमेटी के प्रोसीजरल मैटर्स हैं वो चेयरमैन ने डिसाइड करने हैं, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द कमेटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द प्रोसीजर to be followed by the committee which may
इंटर एलिया इंक्लूड द फॉलोइंग। इंटर एलिया क्या होता है? ये भी एक लॉ की टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब है अमंग अदर थिंग्स। इंटर एलिया यानी कि और भी चीजें हो सकती हैं करने वाली। ये चीजें तो हैं ही जो मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन और भी कुछ चीजें हो सकती हैं करने वाली, अमंग अदर थिंग्स, इंटर एलिया। ठीक है? क्या चीजें डिसाइड करनी है? डिसाइड द अबाउट द प्लेस ऑफ सिटिंग ऑफ द कमेटी इन कंसल्टेशन विद डायरेक्टर जनरल रीजनल टैक्स ऑफिस और डायरेक्टर जनरल लार्ज टैक्स पेयर यूनिट टू डिसाइड द डेट और टाइम ऑफ कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमेटी। सुपरवाइज करना है जी प्रोसीडिंग्स ऑफ कमेटी को। प्रोसीजरल बातें हैं सारी। कोई नोटिस लिखने हैं बाय कोरियर, रजिस्टर्ड पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मेल, कैसे भेजना है नोटिस? ऑनलाइन भेजना है या कोरियर करवाना है या क्या करवाना है? सॉरी, ये चीजें डिसाइड करनी है चेयरमैन ने। कोई रिकॉर्ड मांगने हैं, कोई विटनेस बुलवाने हैं, ठीक है? चेक करना है कि जी टैक्स पेयर अटेंडेंस उसकी लग भी रही है कि नहीं लग रही। टू इंश्योर अटेंडेंस ऑफ द एप्लीकेंट फॉर हियरिंग ईदर। एप्लीकेंट कौन है? जिसने एप्लीकेशन फाइल की हुई है, यानी अग्रीव्ड पर्सन, यानी टैक्स पेयर। देखा, एक और वर्ड दे दिया उसने, अग्रीव्ड पर्सन की जगह अब एप्लीकेंट कह दिया। फॉर हियरिंग ईदर इन पर्सन और थ्रू एन एडवोकेट, रिप्रेजेंटेटिव और टैक्स कंसल्टेंट। यानी वो टैक्स पेयर या खुद चला जाए, नहीं तो हमारे जैसे कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करके हमें कमेटी में भेज दे। फिर कमेटी में एक से ज्यादा बंदे हैं, सारों की अपनी अपनी रिकमेंडेशन होंगी, उनको कंसोलिडेट यानी इकट्ठा करना, चेयरमैन ने उनको करना है इकट्ठा, और एक रिपोर्ट की शक्ल, कंक्लूसिव रिपोर्ट बना के उसने बोर्ड को देनी है। ठीक है? और कोई और मैटर जो भी उसको करने वाला है प्रोसीजरल, ये चेयरमैन के काम है, उसने करने हैं। ये बाकी आगे भी बातें जो आ रही ना, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं अभी, कि जैसे कमेटी ने इंक्वायरी करनी है, एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है, ये सारी बातें लॉ में भी, सेक्शन में भी लिखी हुई है, रूल में भी लिखी हुई है, तो उसने यहाँ डुप्लीकेट करनी है। आप बेशक अगर दोनों चीजें पेपर में एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जब अगर क्वेश्चन इस पे आता है तो आप एक दफा लिखें, दो दफा लिखने की जरूरत नहीं है, जो चीज रिपीट हो रही है उसको। ठीक है? अच्छा जी, इसी तरह फर्दर इंफॉर्मेशन भी मांग सकती है कमेटी, एक्सपर्ट ओपिनियन, फर्दर इंफॉर्मेशन, अपनी recommendations को फॉर्म्युलेट करने के लिए। अब आप पेपर में लिख दें, द कमेटी विल गिव इट्स recommendations टू द बोर्ड, ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन लॉ ने क्या लिखा हुआ है? द कमेटी विल फॉर्म्युलेट इट्स recommendations। सबसे पहले उसने फॉर्म्युलेट करनी है अपनी, यानी बनानी है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, अब एग्जामिनर को यहीं से पता चलेगा कि स्टूडेंट पढ़ के आया हुआ है, तो जिसने ये टेक्निकल वर्ड्स यूज किए होंगे। और अगर आपका ये जार्गन स्ट्रांग है ना, जार्गन इन वर्ड्स को कहते हैं, टेक्निकल वर्ड्स, अगर आपका ये जार्गन स्ट्रांग है, कल को आप किसी मीटिंग में बैठे होते हैं, ठीक है, और आप अपनी, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं उस मीटिंग में, तो आप ये जार्गन यूज करते हैं, सब सुनने वालों को यही इंप्रेशन जाता है, हो या ना हो बंदा, लेकिन उनको यही इंप्रेशन जाता है कि इस बंदे का नॉलेज बहुत अच्छा है, ये पढ़ के आया हुआ है। यहीं से लोग गेज करते हैं ना, और कहाँ से किसी ने आपको टेस्ट करना है। ठीक है? तो एक बंदा मीटिंग में बैठा ले मैन की तरह बोल रहा है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये पेपर के लिए सिर्फ फायदा सिर्फ पेपर की हद तक नहीं है, इन चीज़ों को याद करने का, रखने का। अगर आपको ये चीज़ें याद हो जाएं तो इसके लिए बहुत फ़ायदा है, आपके लिए बहुत फ़ायदा है कि आप कल को ऑफिसेज में भी अच्छा परफॉर्म करने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और फिर आपको मैंने बताया जैसे पहले भी कि आपको प्रोफेशन में बहुत लिखना पड़ता है, तो आपकी राइटिंग स्किल्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। Applicant may withdraw application at any time before the committee submits its recommendation to the board। एक तो तरीका ये था, कमेटी ने recommendations दे दी बोर्ड को, बोर्ड ने उसके बाद ऑर्डर पास कर दिया, टैक्स पेयर ने वो ऑर्डर कोर्ट को कम्युनिकेट ही नहीं किया 60 डेज में, तो वो कमिश्नर पे बाइंडिंग नहीं है।
वो तब था जब टैक्स पेयर को उसका डिसीजन पसंद नहीं आया। यहाँ पे क्या कह रहा है वो कह रहा है कि अभी कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी ही नहीं थी। टैक्स पेयर को पहले ही आइडिया हो गया यार सारा कुछ मेरे खिलाफ ही जा रहा है। कहता है मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इस कमेटी में। उसने अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करवा ली, कमेटी डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर चेयरमैन ऑफ कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं बोर्ड को, चेयरमैन ऑफ कमेटी शेल सेंड अ कॉपी ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी टू द बोर्ड। तो फिर उसने किसको साथ में देनी है? एप्लीकेंट को भी देनी है, अंडरस्टूड है, और उस कमिश्नर को भी देनी है जिसके साथ एप्लीकेंट का डिस्प्यूट था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अगर बोर्ड को लगता है कि भाई कमेटी की रिकमेंडेशंस में कोई गलतियां हैं, इसने कुछ चीजें सही तरह नहीं देखी, जैसे हमने पीछे पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर सेक्शन 221 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो बोर्ड क्या करेगा? खुद से या एप्लीकेंट के कहने पे उन रिकमेंडेशंस के अंदर जो गलतियां हैं उनको रेक्टिफाई करेगा या करवाएगा। क्योंकि ये बातें अगर क्योंकि ये गलतियां अगर रेक्टिफाई ना की जाएं तो इसका मतलब कि बोर्ड का ऑर्डर डिफेक्टिव है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन किस चीज की होती है? जो रिकॉर्ड से नजर आ रही है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। जैसे मैंने आपको बैंक स्टेटमेंट्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस की एग्जांपल्स दी वगैरह वगैरह, बेशुमार चीजें फेस पे नजर आ रहा है, देख के ही पता चल रहा है ये ऐसे नहीं है ऐसे है, और कमेटी कुछ और कह रही है। इस इशू के ऊपर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक होगी जो कि बोर्ड करेगा। जब रेक्टिफिकेशन होगी तो फिर जाहिर बात है कमेटी दोबारा से रिकमेंडेशन देगी, तो उसको अमेंडेड रिकमेंडेशन का नाम दिया है बोर्ड ने। कितने टाइम में? जो भी टाइम बोर्ड उसको अलाउ करेगा कि भाई इतने टाइम में मुझे अमेंडेड रिकमेंडेशंस ला के दो। ठीक है। अब अगर बोर्ड सेटिस्फाई हो जाता है कि बोर्ड के पास रिकमेंडेशंस आती हैं, बोर्ड कहता है अब ये ठीक है, तो बोर्ड क्या करेगा? बोर्ड अब उन रिकमेंडेशंस को सामने रखते हुए एक ऑर्डर पास कर देगा, और ऑर्डर में कहेगा, जैसे किसी कोर्ट का ऑर्डर होता है ऐसे ही अब बोर्ड ऑर्डर पास करेगा। बोर्ड एक ऑर्डर पास करेगा, कितने टाइम में? विद इन 90 days ऑफ रिसीट ऑफ सच रिकमेंडेशंस। कमेटी ने 120 दिन के अंदर अपनी रिकमेंडेशंस बोर्ड को देनी थी, उसने दे दी। कमेटी का ऑर्डर या कमेटी की रिकमेंडेशंस एक ही बात है, बेसिकली ये रिकमेंडेशन है जो बोर्ड को जाती हैं। ऑर्डर बोर्ड ने पास करना है, और बोर्ड ने 90 days में उन रिकमेंडेशंस के आने के बाद ये ऑर्डर पास कर देना है। और वो ऑर्डर किस किस को भेजना है? एप्लीकेंट को भेजना है, कमेटी के चेयरमैन को भेजना है, और कंसर्न्ड कमिश्नर यानी वो कमिश्नर जिसने टैक्स पेयर के खिलाफ ऑर्डर किया हुआ था। ठीक है। अगर बोर्ड ये काम नहीं करता तो क्या होगा? तो समझा जाएगा कि जो रिकमेंडेशंस कमेटी ने दी थी वो फाइनल है, वही ऑर्डर है बोर्ड का। अगर बोर्ड ऑर्डर पास नहीं करता तो जो कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, जो कमेटी ने शेयर की थी बोर्ड के साथ भी, एप्लीकेंट के साथ भी, कमिश्नर के साथ भी, वही रिकमेंडेशंस फाइनल समझी जाएंगी और समझा जाएगा कि बोर्ड का यही ऑर्डर है। ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ सच ऑर्डर इज नॉट पास विद इन द फोरसेट पीरियड, 90 days में ऑर्डर पास नहीं हुआ, recommendations of committee shall be treated to be an order passed by the board under this section. ठीक है। The resolution reached by the taxpayer and the board shall not bind them for tax year not covered under the agreement. देखें जी, जिस टैक्स ईयर के ऊपर ये कमेटी बनी, डिस्प्यूट उठा, कमेटी उस पर बनी, इस कमेटी की रिकमेंडेशन सिर्फ उस टैक्स ईयर तक के लिए है, किसी और साल के लिए नहीं हो सकती।
ये अंडरस्टूड बात है। अपील जिस साल में हुई, कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, अगर वो फैक्चुअल इशू था तो वो डिसीजन सिर्फ उसी साल के लिए था। अगर वो लीगल इशू था तो लीगल का मतलब है क्वेश्चन ऑफ लॉ सेटल हो गया है, वो फिर सबके लिए है, सिर्फ उस टैक्स पेयर के लिए नहीं, उसके बाकी सालों के लिए भी है और बाकी टैक्स पेयर्स के लिए भी है। कोई भी टैक्स पेयर उस सिचुएशन में जाएगा तो कोर्ट की जो जजमेंट उस पर आ गई है, उसने कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करना है। ठीक है। Any such resolution shall not be used as a precedent except as provided in the agreement. प्रेसिडेंट ये होता है कि कल को मैं उठ के कहूं कि फलां केस में देखें ऐसे हुआ था तो मैं आज ऐसे कर रहा हूं, मैं उसको प्रेसिडेंट बना रहा हूं, मैं उसको बेसिस बना रहा हूं कल को अपने किसी एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है। तो एनी सच रेजोल्यूशन शेल नॉट बी यूज्ड एज ए प्रेसिडेंट। एडीआरसी की रिकमेंडेशंस, बोर्ड का ऑर्डर, इस सारे को रेजोल्यूशन का नाम दिया जा रहा है और ये रेजोल्यूशन एक प्रेसिडेंट की तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। जिस साल के लिए ये आया बस ये उस साल तक एप्लीकेबल है, किसी और साल पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। The copy of the order passed by the board shall be provided to the applicant and to the commissioner having jurisdiction over the case for modification of all decisions. अब कमिश्नर ने जो अपना ऑर्डर पास किया हुआ है उसको मॉडिफाई करना है। जाहिर बात है, अब बोर्ड ने कुछ और रिकमेंडेशंस दे दी हैं, ऑर्डर पास कर दिया है, तो कमिश्नर अपने डिसीजन को, अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करेगा। ठीक है। कितने टाइम में? जो टाइम उसको बोर्ड कहेगा उसके अंदर अंदर उसने करना है मॉडिफिकेशन। ठीक है। कमिश्नर ने ऑर्डर में डिस्प्यूट किया था, टैक्स लगा दिया था, कमेटी ने कहा ये टैक्स नहीं लगता टैक्स पेयर पे, तब कमिश्नर को अपना ऑर्डर मॉडिफाई करना पड़ेगा। On receipt of board's order as aforesaid, the concerned commissioner shall implement the order in such manner and within such period as the board as may be specified. ये मशीनरी प्रोविजन है, मतलब बस एक प्रोसीजरल सी बात है कि जी जो बोर्ड कहेगा, जैसे कहेगा वैसे करना है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल, वैसे ही वर्ड्स आ गए ना जो मैंने कहे थे। कैसे वर्ड्स? शुरू में मैंने आपको बताया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर प्रोविजन इन दिस ऑर्डिनेंस। अब वो कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल, कहता है जो भी मैंने कह दिया सो कह दिया, उसकी कोई हैसियत नहीं। कब? एन ऑर्डर पास्ड बाय द बोर्ड शेल सीज टू एग्जिस्ट, सीज टू एग्जिस्ट, खत्म हो जाएगा ऑर्डर बोर्ड का। कब? इफ इट इज सब्सिक्वेंटली फाउंड, कि अगर बाद में पता चलता है कि वो ऑर्डर किसी फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की बेस पे लिया गया है, टैक्स पेयर ने जो केस प्रेजेंट किया था वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स थी, वो झूठ था, वो गलत था, हकीकत कुछ और थी, टैक्स पेयर कोई फ्रॉड कर रहा था, उसको डर था कि कोर्ट मेरी इस बात को पकड़ ना ले, उसने कहा मैं कमेटी बनवा लेता हूँ, कमेटी से काम करवाते हैं, शायद कमेटी को पता ना चले। टैक्स पेयर की मेलाफाइड इंटेंशंस थी, नीयत खराब थी उसकी। About the nature of dispute or hardship on which the said order was passed and all decisions, orders, judgments, अगर इस बोर्ड के, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस और बोर्ड की ऑर्डर की वजह से कमिश्नर ने अपने ऑर्डर, जजमेंट्स, किसी को भी डिसीजन को मॉडिफाई कर दिया है तो उनको वो दोबारा से री मॉडिफाई करके पुराने वाली पोजीशन पे ले आएगा, क्योंकि टैक्स पेयर ने फ्रॉड किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की दी है, बेसिकली गवर्नमेंट को धोखा दिया है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, इसीलिए उसने ये वर्ड इसके शुरू में डाले हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल। अब आपको समझ आ रही है कि ये किस तरह एक प्रोविजन को स्ट्रक्चर किया जाता है। तो हर जो टर्मिनोलॉजी है वो इतनी हमारे लिए क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है कि उसको प्रोविजन के स्ट्रक्चर को समझने की आपको जरूरत है। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ हमने पढ़ा वो सब कुछ ओवरराइड हो गया, कोई काम नहीं करना किसी ने, 120 दिन में ऑर्डर करना है,
बोर्ड ने 60 दिन में कमेटी करनी है, एस्टेब्लिश ये करना है, वो करना है, सब कुछ ओवरराइड हो गया जब पता चल गया मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स की है टैक्स पेयर ने। कमिश्नर ने अपना ही अगर ऑर्डर मॉडिफाई भी कर दिया हुआ था तो वो भी रीमॉडिफाई हो जाएगा, सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, बैक गियर लग जाएगा। ये है एडीआरसी। ठीक है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछें इस पर। सर एक जनरल सा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक टर्म एक हम लोगों ने पढ़ा था, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर। ये बता सकते हैं कि जो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर है इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब कि अगर सीए नहीं है तो क्या वो भी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर हो सकता है? नहीं, कुछ कुछ हाँ हो सकता है, सीए नहीं है वो हो सकता है, लेकिन उसमें आपको ना कुछ सालों का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर वो इतने साल आपने टैक्स में काम किया हुआ है तो आप आईटीपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अगर आईटीपी बन जाते हैं तो जैसे सीएज और एडवोकेट्स हाई वो उसमें ट्राइब्यूनल में केस करते हैं, जाके कमिश्नर अपील के आगे केस सुनाते हैं, तो आईटीपी भी वहां जा सकता है। हर बंदा तो नहीं जा सकता ना, आम बंदा नहीं जा सकता। तो आईटीपी बेसिकली एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो अगर आप टैक्स में काम कर रहे हैं, जैसे बहुत से सीएज हैं ऐसे जो क्वालिफाई नहीं हो सके और वो टैक्स में काम करते रहे, आर्टिकल्स भी किए, उसके बाद सुपरवाइजर बन गए, टैक्स में काम करते रहे, तो वो क्या बन सकते हैं, आईटीपी बन सकते हैं। और वो बन जाते हैं ताकि एटलीस्ट वो कमिश्नर अपील और ट्राइब्यूनल में जाके केस कर सकें। जब वो अपना नाम लिखवाते हैं तो अपने नाम के साथ आईटीपी लिखवाते हैं, जारी बात है एसीए या एफसीए नहीं लिखवा सकते। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछें। हमारा टॉपिक एंड हो रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं। इसकी दो मतलब हो सकते हैं, या तो सब कुछ समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया। यस सर। यस सर, इसके भी दो मतलब हो सकते हैं, या सब कुछ समझ आ गया या कुछ भी समझ नहीं आया। क्लियर। क्लियर सर। अच्छा जी, ये अब छोटी छोटी दो बातें रह गई हैं, आपका टॉपिक बल्कि इनकम टैक्स आपका कंप्लीट है। इसके बाद assessment giving effect to an order, assessment giving effect to an order। गिविंग इफेक्ट क्या होता है कि एक एक केस की वजह से एक ऑर्डर को का होना, ये मतलब है बेसिकली इसका गिविंग इफेक्ट। इफेक्ट इसको हम कंसल्टेंट्स कहते हैं अपील इफेक्ट। असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, लॉ में ऐसे लिखा हुआ है, हम इसको ब्रीफ करके कहते हैं अपील इफेक्ट ऑर्डर। क्यों कहते हैं? इसमें क्या होता है कि आपका केस था किसी कोर्ट में पेंडिंग, कमिश्नर अपील पे था, ट्राइब्यूनल में था, तो उसने अब डिसीजन दे दिया आपकी फेवर में। ऐसे ही आपने भी कमेटी में भी देखा, कमेटी की रिकमेंडेशंस आई और हमने क्या कहा कि जी जो कमेटी की रिकमेंडेशंस अगर टैक्स पेयर की फेवर में आई हैं तो कमिश्नर को अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करना पड़ेगा उन रिकमेंडेशंस को सामने रखते हुए। अभी पढ़ा ना हमने, यही बात आप यहां पढ़ने जा रहे हैं, कोई फर्क बात नहीं है। वहां पे कमेटी थी, यहाँ पे कोर्ट है। अगर कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है टैक्स पेयर की फेवर में या किसी भी तरह का ऑर्डर पास किया है, तो नीचे कमिश्नर ने तो अपना ऑर्डर टैक्स पेयर के अगेंस्ट पास किया हुआ था ना, तो अब उसने अपने ऑर्डर को
मॉडिफाई करना है, चेंज करना है। तो इसलिए इस ऑर्डर को, जो मॉडिफिकेशन का ऑर्डर होता है, इसको कहा जाता है अपील इफेक्ट ऑर्डर, यानी अपील ने इस ऑर्डर को इफेक्ट दिया है। लॉ कहते हैं असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर, असेसमेंट गिविंग इफेक्ट टू एन ऑर्डर। ठीक है, बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि जो आपकी एपेलेट अथॉरिटीज में केस चल रहे थे, उनकी वजह से डिपार्टमेंट को अब ऑर्डर पास करना पड़ा। तो सबसे पहले क्या हुआ, टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, आप चले गए कमिश्नर अपील ने, कमिश्नर अपील ने आपकी फेवर में ऑर्डर कर दिया। अब अगर फेवर में ऑर्डर किया तो इसका क्या मतलब है, कमिश्नर अपील ने आपको डायरेक्ट रिलीफ दे दिया, रिलीफ दे दिया। टैक्स डिपार्टमेंट ने तो आपको टैक्स लगा दिया था ना, कमिश्नर अपील ने आपको रिलीफ दे दिया। अब टैक्स डिपार्टमेंट में जो कमिश्नर बैठा हुआ है, उसने कमिश्नर अपील के ऑर्डर से 2 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने जब उसको ऑर्डर मिला है, उससे 2 मंथ्स के टाइम के अंदर 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 फ्रॉम द डेट द ऑर्डर इज सर्व्ड। ठीक है, जब उसको ऑर्डर मिला है, ऑर्डर इज सर्व्ड का मतलब है जब उसको ऑर्डर मिला है, सर्व किया गया, दिया गया, उसे 2 महीने के अंदर अंदर उसने अपना ऑर्डर रिवाइज करना है, मॉडिफाई करना है, नया ऑर्डर पास करना है। इन प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी अपील इफेक्ट ऑर्डर पास करना है। ठीक है ये केस था जब टैक्स पेयर को रिलीफ मिला है। टैक्स पेयर को कोर्ट ने, जो कमिश्नर ने टैक्स लगाया था, वो खत्म कर दिया। अब अगर ऐसा केस है जहां पे आप अपील में गए और कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है, सेट असाइड का मतलब है कोर्ट ने ये कहा है कि इस ऑर्डर में टैक्स पेयर को या तो फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी इसने, या इस ऑर्डर में कोई गलतियां हैं। ठीक है, उसने टैक्स पेयर की बात को पूरी तरह नहीं माना। टैक्स पेयर कह रहा था कि जी ये इसने गलत किया, इसको डिलीट कर दें, उसने डिलीट नहीं किया, उसने सेट असाइड कर दिया। उसने कहा ये ऑर्डर में गलती है, मैं कमिश्नर को डायरेक्शंस इशू कर रहा हूं कि दोबारा ऑर्डर को देखे, चीजों को देख के दोबारा ऑर्डर करें। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, रिमांड कर दिया है, पढ़ा था ना हमने, अगर किसी को याद है, सबको याद होना चाहिए। ये देखें, डिस्पोजल ऑफ अपील, ये देखें, रिमांड द केस, ये है सेट असाइड। केस वापस दे दिया उसको, दोबारा देखो चीजें तुमने सही तरह देखी नहीं है। ठीक है, अब अगर ये काम किया है ट्राइब्यूनल ने, लेट से, तो फिर कमिश्नर ने चीजों को दोबारा देखने, और कमिश्नर को टाइम भी ज्यादा चाहिए। पहले वाले केस में तो कमिश्नर को डायरेक्शन दे दी ना कि रिलीफ दो टैक्स पेयर को, तुमने गलत किया हुआ है, तो 2 महीने में उसने रिलीफ देना। यहाँ पे उस कोर्ट ने कहा है कि चीजों को दोबारा देखो, तुमने सही तरह देखा नहीं है, टैक्स पेयर को अपॉर्चुनिटी दो, तुमने उसको अपॉर्चुनिटी दी नहीं है सही तरह अपना केस प्रेजेंट करने की। जैसे मेरे केस में क्या हुआ है, अभी 28 दिसंबर 2020 को मुझे शो कॉज नोटिस आया है, और उसने मुझे 2 दिन का टाइम दिया है। 31 दिसंबर 2020 को उसने कहा कंप्लायंस कर दें, नहीं करेंगे तो मैं ऑर्डर पास कर दूंगा। कौन से वाला ऑर्डर पढ़ा हुआ है आपने, एक्स पार्टी ऑर्डर। कोई नहीं आया, कोई हियरिंग नहीं हुई, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दूंगा मैं, खुद से कर दूंगा, इंडस्ट्री रेशियोज ये वो देख दू के, सब चीजें पढ़ी है ना आपने, सेक्टोरल रेशियोज, ये चीजें याद करनी है। खैर हमने बड़ी दिन रात एक करके, बड़ी मेहनत से उसका जवाब बनाया, 2 दिन में जवाब डाल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, उसकी अपील फाइल करवा दी है कमिश्नर अपील्स पे, और अब मैंने कमिश्नर अपील को जाके कहना है कि हमारा केस जल्दी फिक्स करवाएं। जैसे ही वो केस फिक्स होना है,
मैंने जाके कमिश्नर अपील को कहना इसने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी, 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन में ये सारी चीजें हो सकती हैं जो ये मांग रहा है। हमने उसके बावजूद जवाब बना के दे दिया। 31 को जब हमने उसको जवाब दिया, उसने 31 को ऑर्डर भी कर दिया हमारे अगेंस्ट। ठीक है, शोकॉज किया उसने 28 दिसंबर को, 31 की उसने डेट दी 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर ही को रात को उसने बैठ के ऑर्डर भी कर दिया। इतनी उसको जल्दी पड़ी हुई थी डिमांड निकालने की। हमने उस ऑर्डर के अगेंस्ट कमिश्नर अपील में अपील फाइल कर दी। अब हमने कमिश्नर अपील में जाना है और हम उधर जाके हमने ये कहना है कि इसने हमें फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आप इस ऑर्डर को सेट असाइड करें। बल्कि मेरी कोशिश होगी कि मैं डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊं, अगर क्लाइंट मुझे सारी चीजें दे दे, और मैं कहूंगा कि जिन चीजों पे इसने टैक्स लगाया है वो बनता ही नहीं है, मुझे डायरेक्ट रिलीफ दें, डिलीट कर दें इस डिमांड को। लेकिन कमिश्नर अपील भी प्रो डिपार्टमेंट माइंडसेट का बंदा बैठा हुआ है, तो मुश्किल सी बात है कि वो उसको डिलीट करे। तो लेकिन मैं उससे एटलीस्ट सेट असाइड करवा सकता हूँ अपने केस को, यानी रिमांड करवा सकता हूँ, रिमांड करवा सकता हूँ। ठीक है, अब जब मैं ये करवाऊंगा ना, कमिश्नर अपील क्या कहेगा, वो कहेगा तुमने इनको फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं दी, इनको अपॉर्चुनिटी दो और दोबारा से ऑर्डर करो। अब उस ऑफिसर के पास 1 साल का टाइम है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द कमिश्नर इज सर्व्ड विद द ऑर्डर। अगर कमिश्नर अपील उसको अगले महीने ऑर्डर कर देता है और कहता है कि फेयर अपॉर्चुनिटी दो इनको, तो ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है? 30 जून पे। उस 30 जून 2021 पे एंड हो रहा है, तो 30 जून 2022 तक वो ऑर्डर पास कर सकता है दोबारा से, प्रोवाइडेड कि मैं कमिश्नर अपील के ऑर्डर के ऊपर कोई और अपील या रेफरेंस हाई कोर्ट में फाइल ना कर दूं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कमिश्नर अपील ने ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है तो मैंने एक और अपील या रेफरेंस कैसे फाइल करनी है? वो तो मेरी फेवर में नहीं हो गया, बताएं मुझे ये कैसे हो सकता है? बताएं, सोच के बताएं। समझ आ भी रही है कि नहीं? मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे? मैंने ये कहा है कि डिपार्टमेंट ने मेरे अगेंस्ट ऑर्डर पास किया, मैं कमिश्नर अपील पे गया, मैंने कहा 2 दिन का टाइम दिया उसने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। कमिश्नर अपील को मैं कहूंगा और कमिश्नर अपील इसको होपफुली सेट असाइड कर देगा। जब सेट असाइड करेगा तो फिर डिपार्टमेंट के पास 1 साल का टाइम है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच कमिश्नर इज सर्व्ड विद द ऑर्डर, कि वो अपना दोबारा ऑर्डर पास करेगा, provided no further appeal or reference is filed against the order of the appellate authority either by commissioner or the taxpayer। चले, कमिश्नर तो उस पर अपील फाइल कर सकता है, वो कहता है जी मैंने तो उनको फेयर अपॉर्चुनिटी दी थी, लेकिन टैक्स पेयर कैसे अपील फाइल करेगा? मैं कैसे करूंगा? मैं ऐसे करूंगा, इस वजह से करूंगा, इस बेसिस या इस ग्राउंड पे करूंगा कि इसने ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया, इसको तो इसको डिलीट करना चाहिए था, डायरेक्ट रिलीफ देना चाहिए था इसको मुझे, मैंने इसको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए थे। ये अब सेट असाइड वाला केस नहीं था, अब ये डिलीट होने वाला केस था, जो आपने ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया। नंबर 1 पॉइंट, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। समझ आ गई? ओके। अब अगर इनके अलावा किसी भी और तरह का कोई भी डिसीजन दे देता है कोई अपीलेट फॉरम, तो 2 साल का टाइम है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर व्हेन कमिश्नर इज सर्व्ड विद द ऑर्डर। ठीक है, ये जो टाइम हम पढ़ रहे हैं ये टाइम है इन विच द न्यू असेसमेंट ऑर्डर हैज टू बी मेड, टाइम इन विच न्यू असेसमेंट ऑर्डर हैज टू बी मेड, यानी मॉडिफाइड ऑर्डर, जैसे आपने भी पीछे एडीआरसी में पढ़ा। इन केस ऑफ एन असेसमेंट ऑर्डर, in case where an assessment order is set aside or modified,
The proceedings may commence from the stage next preceding the stage where the setting aside or modification took place. ठीक है? The proceedings may commence from the stage where preceding stage next preceding the stage where setting aside or modification took place. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक असेसमेंट ऑर्डर सेट असाइड हो गया, यानी कि हम पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहे हैं जो भी हमने इतनी डिटेल में डिस्कस किया है, मेरा यही केस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो सेट असाइड कर देता है। अब जो प्रोसीडिंग्स में कमेंस, अब क्या हुआ, सेट असाइड का मतलब रिमांड हो गया, केस वापस डिपार्टमेंट के पास आ गया, डिपार्टमेंट ने दोबारा से केस को देखना है। अब जब वो दोबारा से केस को देखेगा, प्रोसीडिंग्स यानी केस, अब वो ये नहीं कर सकता कि जो मुझे पहले शो कॉज नोटिस किया था वो दोबारा मुझे वही वाला शो कॉज नोटिस कर दे और कहे कि दोबारा वो चीजें लाके दो मुझे, या दोबारा वो जवाब लाके दो। कॉमन सेंस की बात है भाई, मैं जो ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं वो तो नहीं मेरे से दोबारा मांगना ना उसने, अब वो आगे की बात करेगा। ठीक है? हाँ, अगर फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मुझे पूरी दी थी पीछे, तो फिर जो चीजें मैंने दे दी थी उनको एक्सेप्ट करेगा, जो चीजें मैंने अभी नहीं दी उनके ऊपर मुझे फेयर अपॉर्चुनिटी देगा। लेकिन ये होगी स्टेज नेक्स्ट प्रीसीडिंग द स्टेज वेयर सेटिंग असाइड और मॉडिफिकेशन टुक प्लेस, अगली स्टेज होगी, उस स्टेज के बाद वाली। यानी जो जो मेरी स्टेज जो पहले मैं जो जवाब दे चुका हूं वो स्टेज इससे पहले वाली थी, अब मैं उससे अगली स्टेज की बात कर रहा हूं, ये मतलब है स्टेज नेक्स्ट प्रीसीडिंग द स्टेज। आगे समझ? तो अब मेरे से उसने आगे से केस को लेके चलना है, पीछे वाली चीजें दोबारा नहीं खुरेदने बैठ जानी उसने। In these cases, the commissioner shall not be entitled to reissue any notice which was earlier issued. जैसे मैंने अभी आपको कहा, दोबारा मुझे वो नोटिस नहीं कर सकता। And shall not require furnishing or refiling of any return. जो चीजें मांग चुका मैं दे चुका हूँ, वो दोबारा कोई स्टेटमेंट, कोई रिटर्न, कोई अदर पर्टिकुलर्स जो मैं पहले ही दे चुका हूँ वो मेरे से दोबारा नहीं मांग सकता। Where in consequence of an order of an appellate forum or court, any income is excluded from the computation. कोर्ट में गए, डिपार्टमेंट ने कोई डिमांड निकाली हुई थी, ठीक है, कोर्ट ने क्या कहा कि ये डिमांड गलत है, लेकिन सिचुएशन क्या है कि ये जो टैक्सेबल इनकम है ये इस साल की नहीं है, ये किसी और साल की है, तो इसको उस साल में टैक्स करा। हो सकता है टैक्स पेयर का डिस्प्यूट ही है, टैक्स डिपार्टमेंट कहता हो कि ये इनकम आपकी टैक्स ईयर 2016 की है, टैक्स पेयर कहता हो नहीं मेरी ये इनकम टैक्स ईयर 2017 की है। कोर्ट ने मान लिया कि हाँ जी ये इनकम टैक्स ईयर 2017 की है, 16 की नहीं है। ठीक है? और दूसरा केस, टैक्स पेयर कहता है ये इनकम, कमिश्नर कहता है ये इनकम मिस्टर ए की है, मिस्टर ए कहता है ये मेरी नहीं मिस्टर बी की है। Taxable income of one person is included in taxable income of another person. या taxable income of a person for a year is included in computation of taxable income for another year. तो कोर्ट डिसाइड कर देगी कि भाई ये किसकी है। ठीक है? अब इसकी बेस के ऊपर जो अमेंडमेंट, जो ऑर्डर पास करेगा डिपार्टमेंट, कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद जो डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करेगा वो ये सिनेरियो भी इसी केस में फॉल पर करेगा, assessment giving effect to an order में। The assessment or amendment made as above shall be treated as assessment in consequence of such order। ये सिर्फ क्लैरिफिकेटरी प्रोविजन है, इसमें क्लैरिफाई कर रहा है वो सिचुएशन को कि ये वाला सिनेरियो भी इस केस में फॉल कर सकता है। ऊपर वाले केसेस हमने देखे ना 1 2 3, इसमें ये वाला सिनेरियो भी फॉल कर सकता है जब एक बंदे की टैक्सेबल इनकम नहीं थी दूसरे की बन गई, या एक साल की नहीं थी दूसरे साल की इनकम थी। तो ये कोई ऐसा केस नहीं है जो इस सिनेरियो से बाहर निकले। इट इज जस्ट क्लैरिफाइंग कि अगर ऐसी सिचुएशन भी आती है तो उसकी वजह से भी टैक्स डिपार्टमेंट ने अगर एक नया असेसमेंट ऑर्डर इशू करना है तो वो 1 2 3 इन्हीं टाइम लाइन्स में 2 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर्स में इशू करना है उसने। ठीक है? समझ आ गई? ये प्रोविजन के इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई क्वेश्चन है तो बताएं।
क्लियर है? सर ये दोबारा से बता दें कैसे फॉल सब में। कैसे फॉल करता है सब में, यानी तो जैसे आपने भी कहा कि ये इन्हीं सिचुएशंस में ये लास्ट में जो प्रोविजन आपने बताया कि वो पिछले साल की थी, टैक्स इनकम, टैक्सेबल इनकम या किसी और पर्सन की थी, सर वो इन तीन ऊपर वाले तीनों में कैसे फॉल कर सकता है? देखिए ना, अगर कोर्ट ने, एक टैक्स पेयर ने अपील फाइल की है ऑर्डर के अगेंस्ट, ऑर्डर ये कहता था कि भाई ये इनकम इसकी टैक्स ईयर 2016 की है, ये साल पहले इसने टैक्स देना था। टैक्स पेयर ने कहा नहीं, ये इनकम मेरी टैक्स ईयर 2017 की है, 16 की नहीं है। उस पर उसने अपील फाइल कर दी, कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने कहा टैक्स पेयर ठीक कह रहा है, ये इनकम टैक्स ईयर 2016 की है, 17 की नहीं है। अब क्या किया कोर्ट ने, डायरेक्ट रिलीफ दे दिया। तो ये नंबर 1 केस में, नंबर 1 पॉइंट में उसका केस फॉल कर गया कि ये इनकम टैक्स ईयर 2016 की नहीं, 17 की है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर डिपार्टमेंट ने 2 मंथ्स में ऑर्डर पास करना है, अपने ऑर्डर को अमेंड करना है, अपील इफेक्ट ऑर्डर पास करना है कि भाई जैसे कोर्ट ने कहा, मैंने 2 महीने में, फिर उसका केस 2 मंथ्स वाले में फॉल कर गया। ठीक है, पर अगर वो अगर अगर किसी और पर्सन की होगी फिर वो असेसमेंट ऑर्डर वाली होगा, उसमें सेट असाइड करेगा फिर वो कोर्ट। अगर वो किसी और पर्सन की होगी, अगर इस पर्सन की नहीं है ना, और अगर किसी और पर्सन की है, तो कोर्ट फिर डायरेक्शंस देगा बोर्ड को कि भाई तुम गलत बंदे को टैक्स लगाई जा रहे हो बैठ के, इस बंदे को रिलीफ मिलेगा, 1 में जाएगा। ठीक है, इस बंदे को रिलीफ मिलेगा, 1 में जाएगा। और कोर्ट इंस्ट्रक्शंस देगी बोर्ड को कि अगर तुमने ये इनकम रिकवर करनी है तो फिर जिससे बनती है जाओ उससे रिकवर करो। फिर बोर्ड नॉर्मल चैनल में जाएगा, जो हमने पीछे पढ़ा, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, वो जो टॉपिक्स पढ़े थे, सेक्शन 122 अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, या उसका ऑडिट खोलेगा सेक्शन 177 में जाके और फिर उसका केस करेगा। ठीक है, ओके। ये है इसकी समरी। अच्छा जी, आखिरी बात जी, बर्डन ऑफ प्रूफ। ये क्या होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ इंपॉर्टेंट चीज है। साबित करनी है कोई बात अगर आपने, तो उसका रिस्पॉन्सिब, उसका बर्डन आपके ऊपर है कि इसको प्रूव करें। जो आप कह रहे हैं वो सच है, इसको आपने प्रूव करना है, किसी और ने प्रूव नहीं करना। अगर आप कोर्ट में केस लेके गए हैं और जो आप कहते हैं कि ये ऐसे नहीं, ये टैक्सेबल इनकम इस साल की नहीं, इस साल की है, इसको किसने प्रूव करना है? आपने करना है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आया? टैक्स पेयर के ऊपर आ गया। लेकिन अगर कमिश्नर कहता है एक बात, उसका बर्डन ऑफ प्रूफ कमिश्नर पे, कमिश्नर की अपील है तो बर्डन ऑफ प्रूफ कमिश्नर पे है। बर्डन ऑफ प्रूफ ये है कि जो क्लेम आप कर रहे हैं उसको प्रूव करने का बर्डन आपके ऊपर है। इसको आपने साबित करना है कि आपकी बात ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साथ, एविडेंस के साथ। ठीक है, तो अगर टैक्स पेयर की अपील है तो the burden of proof shall be on the taxpayer. Section 136 of the ordinance points to one very important aspect of appeal and states that in any appeal by a taxpayer, the burden shall be on taxpayer to prove on the balance of probabilities. यानी ये केस किसकी फेवर में जा रहा है? In case of an assessment order, the extent to which the order does not correctly reflect taxpayer's liability for the tax year. यही क्लेम है ना कि जो डिपार्टमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया, कमिश्नर ने ऑर्डर पास कर दिया, वो मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी वही थी जो मैंने रिटर्न में फाइल की हुई थी, मैंने सही टैक्स दिया हुआ था। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? टैक्स पेयर पे है। वो ये नहीं कह सकता कोर्ट में जाके कि जी ये तो टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रूव करना है कि ये इनकम मेरी नहीं, मेरी इनकम मेरी है। रिवर्स में बात नहीं कर सकता वो। मैंने तो अपील फाइल कर दी है, अब टैक्स डिपार्टमेंट को कहीं प्रूव करे, वो कोर्ट कहेगी टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रूव कर दिया ऑर्डर पास करके, अब आप प्रूव करें कैसे आपकी नहीं है। ठीक है, इन द केस ऑफ एनी अदर डिसीजन दैट द डिसीजन इज एरोनियस, या कोई और डिसीजन है टैक्स से हटके, लायबिलिटी से हटके कोई भी डिसीजन है, तो वो डिसीजन गलत है, एरर है उसमें, एरोनियस है। ये बात किसने प्रूव करनी है? टैक्स पेयर ने प्रूव करनी है। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन टैक्स पेयर। इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, जहां टैक्स पेयर ने ये आर्ग्यूमेंट ले लिया कोर्ट में जाके कि जी ये तो टैक्स पेयर बताइए, ये तो
टैक्स डिपार्टमेंट बताएगा कि ये मेरी इनकम कैसे है। कोर्ट ने कहा नहीं, ये आप बताएंगे ये आपकी इनकम कैसे नहीं है। समझ आ रही है? ये है बर्डन ऑफ प्रूफ इन सिंपल वर्ड्स। तो ये था जनाब आपका ये टॉपिक अपील्स का, रेफरेंसेस एंड पिटिशंस। और आगे हमारा अब सेल्स टैक्स स्टार्ट हो रहा है। इसके क्वेश्चंस थोड़े से हैं आपके क्वेश्चन बैंक में, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ये क्वेश्चंस इतने मुश्किल नहीं है, उनको आप लोग गो थ्रू करें, और जहाँ प्रॉब्लम्स आती है, अभी वीकेंड है, इस सारे को रन थ्रू करें जितनी थ्योरी हमने पढ़ी है, और मेरे से डिस्कस करें जो आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कंसर्न्स हैं इसके ऊपर। ठीक है? अब हमारा जो नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में हमारे पास 18 से वीक स्टार्ट हो रहा है, 1 2 और इफेक्टिवली कह लेंगे 3 वीक्स का टाइम है। तो उसमें हमने इंशाल्लाह सेल्स टैक्स कंप्लीट करना है, और कुछ रिवीजन करनी है हमने न्यूमेरिक्स की, और एथिक्स वाले टॉपिक हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और एथिक्स, जो कि ब्रीफ सी हैं। लेकिन अब जो मेन टॉपिक है आपका आगे सेल्स टैक्स का है, तो अब हमने उस पर मूव करना है। अपने आप स्टडी साथ साथ रखें और थ्योरी को पढ़ के आए। जो कोई कन्फ्यूजन्स हैं वो मेरे से डिस्कस करें। ठीक है? ठीक है, तो टाइम कंप्लीट हो गया जी। जी पूछें अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, उसका रिप्लाई दे दीजिएगा। ठीक है, भेज दें। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।